So, hi everyone. My name is Muskan, and you're watching Knowledge is Code. So, today in this video, we will see Human Geography, Chapter Number 1, NCERT, जो हमारा +2 की है. नेचर एंड स्कोप ऑफ जोग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन जोग्राफी एंड इसकी डेफिनेशंस. बाकी जो नेचर है वो हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे. So please guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So everyone, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन जोग्राफी चैप्टर नंबर 1. जैसे कि आपको पता है नेचर एंड स्कोप +2 की ये ह्यूमन जोग्राफी का पहला चैप्टर है. एंड जो ये ह्यूमन जोग्राफी का जब आप जो है नेचर एंड स्कोप देखते हो तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. जब आप एक किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हो तो उसका क्या नेचर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है, क्या उसके कार्यक्षेत्र हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब हम नेचर की बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है. जैसे कोई आपका फ्रेंड है, मानो रोहित या सोनिका आपकी जो है वो दोस्त हैं, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनका नेचर होता है. तो इसी तरह से ह्यूमन जोग्राफी का नेचर यानी कि उसकी ह्यूमन जोग्राफी की क्या प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे. एंड जब हम स्कोप की बात करते हैं, कहाँ तक वो फैला है, कहाँ तक उसका कार्यक्षेत्र है, उसकी हम जो है वो बात करते हैं. सो हम डायरेक्टली जो है स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. You have already studied geography as a discipline in chapter 1 of the book Fundamental of the Physical Geography. NCERT की जो +1 की जो बुक है जोग्राफी को आपने एज अ डिसिप्लिन वहाँ पे स्टडी किया है कि जोग्राफी क्या है, जहाँ पे आप बात करते हो व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ, राइट. उसी की बात हो रही है कि आपको वहाँ पे पता लग गया कि जोग्राफी का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, राइट. अब यहाँ पे +2 में आप जानोगे ह्यूमन जोग्राफी का क्या नेचर है, राइट एवरीवन. सो डू यू रिकॉल द कंटेंट? आई होप आपको याद आ रहा होगा कंटेंट. दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ जोग्राफी. इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था कि नेचर क्या है जोग्राफी का, राइट. यू आर ऑल्सो एक्वेंटेड विद द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस दैट सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ जोग्राफी. जो जोग्राफी से जो जो ब्रांचेस, जो जो डिसिप्लिन्स निकलते वो भी आपने देखे थे. इफ़ यू रीड द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ द ह्यूमन जोग्राफी. अगर आप जो है दोबारा से उस बुक्स को खोलोगे, देखोगे, तो आपको लगेगा यार कि जो ह्यूमन जोग्राफी है उस वो जो है वो जोग्राफी का जो है वो पार्ट है, ये कहा गया है इसमें. देन यू विल बी एबल टू रिकॉल द लिंक ऑफ द ह्यूमन जोग्राफी विद द मदर डिसिप्लिन जो कि आपका जोग्राफी है. एज यू नो जोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज़ इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. जो आपकी जो जोग्राफी है वो प्रैक्टिकल है, राइट एवरीवन. एंड कैसी है? इंटीग्रेटिव, इकट्ठे है. बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है दे आर एसोसिएटेड विद द जोग्राफी. आपकी पॉलिटिकल जोग्राफी, हमारे पास इकोनॉमिक्स जोग्राफी है, वी हैव कल्चरल जोग्राफी, वी हैव जो है एनवायरमेंटल जोग्राफी. तो इस तरह से बहुत सारे जो कोर सब्जेक्ट है दे आर कनेक्टेड विद द जोग्राफी. एंड एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल नेचर है, राइट. Thus, the reach of human geography is extensive, and each and every event of the phenomena which varies over space and time can be studied geographically. अब इसमें क्या कह रहे हैं ये? हमारा जो मार्कर है वो काफ़ी मोटा हो गया है. ओके, सो वी आर हेयर. सो जो जोग्राफी है एक्सटेंसिव है काफ़ी, एंड एवरी जो इवेंट है और जो फिनोमिना है जो स्पेस में वेरीज करता है, एंड टाइम कैन बी स्टडीड जोग्राफिकली. कोई भी फिनोमिना आपके अर्थ के सरफेस पे घटता है, हम उसको जो जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको स्टडी करते हैं जोग्राफी में, राइट. हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस? नाउ ये आपसे क्वेश्चन है. एनसीईआरटी की यही एक ब्यूटी है कि आपको ये क्वेश्चन पूछता है, राइट. आपको सोचने पे मजबूर करता है. इसमें कहा गया है हाउ डू यू सी द अर्थ सरफेस. जब भी आप अर्थ को देखते हो, अर्थ के सरफेस को देखते हो, वो आपका कैसे देखते हो, राइट.
आप देखते हो इसमें फिजिकल चीज़ें हैं, कई जगह प्लेन्स हैं तो कई जगह माउंटेन्स है तो कई जगह प्लेट्यूज है, कई जगह रेगिस्तान है, कई जगह जो है वो आइस से ढके हुए जो है वो लैंड है। तो आप जब अर्थ सरफेस को देखते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, राइट। सो डू यू रियलाइज दैट द अर्थ कंप्राइजेज टू मेजर कंपोनेंट्स, नेचर जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है एंड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। क्या आपको कभी रियलाइज़ होता है कि जो अर्थ है हमारा, इसमें दो कंपोनेंट, एक तो नेचर है फिजिकल एनवायरनमेंट जो मैंने अभी बात की कि इसमें माउंटेन्स हैं, आपके प्लेट्यूज हैं, आपके प्लेन्स हैं, आपके जो है वो डेजर्ट है, ये सारी फिजिकल एनवायरनमेंट हो गई। एंड जब हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका कंपोनेंट है आपके नेचर का, राइट एवरीवन। सो दो कंपोनेंट है आपकी जो है जोग्राफी की, वन इज़ योर फिजिकल एनवायरनमेंट, अदर वन इज़ योर ह्यूमन जोग्राफी, राइट। मूविंग फर्दर, मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग। अब आपने अपनी सराउंडिंग में देखना है कौन कौन सी फिजिकल चीज़ें हैं, कौन कौन से ह्यूमन कंपोनेंट्स हैं आपके सराउंडिंग में, राइट। और उनकी अपनी लिस्ट बनानी है। ये जो एक्सरसाइज होती है हमें लगता है कि ऐसे ही है, बट हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, राइट। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, अपने आसपास देखोगे, आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो इससे इंक्रीज होगी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आई थिंक वो हमें करनी चाहिए। Now, physical geography studies physical environment and human geography studies the relationship between physical, natural and human world. Now, very important line इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल जोग्राफी वो फिजिकल एनवायरनमेंट को देखती है, डिजर्ट है, प्लेन्स है, आपके माउंटेन्स हैं, इस तरह से। जब हम ह्यूमन जोग्राफी की बात करते हैं, ह्यूमन जोग्राफी में क्या है, हम देखते हैं कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के आपस में क्या रिलेशन है, राइट। एंड ह्यूमन का जो वर्ल्ड है वो किस तरह का है, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे come about, the social and economic differences between different parts of the world। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और हम क्या देखते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है धरती पे, स्पेशल का मतलब है एरिया, प्लेस, धरती पे वो किस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे आप देखोगे माउंटेन्स में जो लोग हैं, लोगों के जो घर है वो दूर दूर है, तो कई जगह जो है वो इकट्ठे है, क्लस्टर में है, राइट। अगर आप प्लेन्स में जाएंगे तो लोगों के घर कई मीलों तक आपको लोगों के घर दिखेंगे प्लेन एरियाज़ में, राइट। क्योंकि उनका जो लैंड का जो स्लोप है वो जो है वो जो एरिया है वो प्लेन है, जेंटल है, लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कई मीलों तक घर। ऑन दी अदर हैंड माउंटेन्स में ऐसे नहीं होता। माउंटेन्स में क्या होगा, प्लेन एरिया होगा, देन माउंटेन्स, प्लेन एरिया, माउंटेन्स, इस तरह का जो है, राइट। तो ये उसी की बात कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग किस तरह से जो है अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम देखते हैं ह्यूमन जोग्राफी में। एंड और क्या देखते हैं हम, एंड ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट। एंड ह्यूमन बीइंग एक अगर पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहे हैं, वो वहाँ पे कैसे आए, राइट, वो क्यों आए, वो वहाँ पे क्यों रह रहे हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक्स डिस्टर्बेंसेस। अब सोशल डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, सोशल यानी कि आपकी लैंग्वेज में, आपके जो है वियरिंग में, आपके खाने में, आपकी जो कास्ट है, राइट, इन सब चीज़ों में किस तरह से डिफरेंस आया। देखें, जो हिमाचल में लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेज अलग है, पहाड़ी लैंग्वेज है, राइट। जो आपके पंजाब में उनकी पंजाबी है। तो ये देखेंगे कि डिफरेंस कैसे आया। हिमाचल में ही अगर देखें तो हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, राइट। सोशली जो है लोगों की प्रैक्टिसेस भी अलग अलग है। तो ये डिफरेंसेस कैसे आया वो हम स्टडी करते हैं, राइट। एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड में जब हम बात करें सोशली एंड इकोनॉमिकली किस तरह से जो लोग हैं वो डिफरेंट है। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, राइट, वाइट है लोग वहाँ पे। और ऑन द अदर हैंड आप अफ्रीका में देखोगे ब्लैक पीपल है। वो क्यों है, किस वजह से है, ये जो है हम देखते हैं, कॉज देखते हैं कि क्या कारण है इनके पीछे। एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस कि अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका बहुत ज़्यादा आगे है, वहीं हम देखें अफ्रीका या फिर
जो मोस्ट ऑफ दी अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो काफ़ी पीछे क्यों है ऐसा? इकोनॉमिक डिफरेंसेस किसकी वजह से है? क्या वहाँ पे एजुकेशन नहीं है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या कारण रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमिक डिफरेंसेस है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लाइन्स है। नाउ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कोर concern of geography as a discipline is to understand the earth as a home of human being and to study all those elements which have sustained them. जब हम ज्योग्राफी की एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो ज्योग्राफी का काम क्या है? हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, अर्थ की डिस्क्रिप्शन करते हैं, राइट? तो अर्थ को हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमन का जो घर है अर्थ, उसको स्टडी करेंगे। एंड और जो एलिमेंट्स जो ह्यूमन बींग्स को या फिर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं उनको हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में। दस एम्फेसिस इज़ ऑन द स्टडी ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन बींग। ज्योग्राफी में जो फोकस है वो दो चीज़ें, एक तो आपका नेचर, दूसरा आपका ह्यूमन बींग्स, राइट? You will realize that geography got subjected to dualism and the wide range debate started whether geography as a discipline should be a law making, theorizing, nomothetic or descriptive, ideographic. तो आप अगर ज्योग्राफी का आप देखें तो ज्योग्राफी में क्या है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स इंटीग्रेटेड हैं। तो हम ये नहीं जो है डिसाइड कर पाते कि ज्योग्राफी क्या है, ये थ्योरीज मेकिंग में है, लॉ मेकिंग में है, या फिर ये आइडियोग्राफिक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव है। तो डुअलिज्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि दो डायमेंशंस है ज्योग्राफी के, राइट? नोमोथेटिक आपका मेकिंग लॉज एंड थ्योराइजिंग एंड ऑल, एंड आपका आइडियोग्राफिक ये डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप सिर्फ वर्णन करते हो, अच्छा ये है, राइट? आप एक्सप्लेन नहीं करते हो, डिस्क्राइब करते हो ओनली। वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी शुड बी रीजनल एंड सिस्टमेटिक। या फिर जब हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं रीजनल वे से करें या फिर सिस्टमेटिक वे से, स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? Whether geographical phenomena be interpreted theoretically through historic institutional approach, these have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one, because nature and human are inseparable element and should be seen holistically. अब इसमें क्या कहा गया है? इंडीड ये तो सब्जेक्ट मैटर है ही कि जो ज्योग्राफी है उसको हम किस अप्रोच से देखेंगे, रीजनल या फिर सिस्टमेटिक, रीजनल में डिवाइड करके या फिर एक सिस्टमेटिक तौर, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि हम ज्योग्राफी को जो है, ज्योग्राफी के जो फिनोमिनाज है उनको किस तरह से जो है इंटरप्रेट करें, थ्योरेटिकली या फिर जो हिस्ट्री के हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज है उनके द्वारा। एंड फाइनली अगर आप देखो ज्योग्राफी में, जैसे मैंने पहले कहा, हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, वन इज़ नेचर एंड अदर इज़ ह्यूमन। तो अगर आप देखोगे ह्यूमन बीइंग इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट? इसमें भी लिखा गया है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं इनसेपरेबल एलिमेंट्स। हम ह्यूमन को ना ही नेचर से अलग कर सकते हैं, ना ही नेचर को ह्यूमन से अलग कर सकते हैं, राइट? सो These have been issues for an intellectual exercise, जैसे कि हमने पहले बात की, बट फाइनली जो है हमने ये डायक्टोमी जो है, दो डायमेंशन जो है ज्योग्राफी की, वन इज़ फिजिकल एंड ह्यूमन, इसको वैलिड माना क्योंकि ये इनसेपरेबल नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग को सेपरेट नहीं कर सकते हैं नेचर से। ये हॉलिस्टिकल जो है, ये एक दूसरे के जो है वो पार्ट है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफोर्स यूजिंग सिंबल from the human autonomy. ओके, सो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ये अब मेटाफर क्या यूज़ किया है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के लिए देखेंगे आप। वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। हम अब ये मेटाफर क्या है, मतलब जैसे आप ह्यूमन बॉडीज़ के अगर आप देखते हो ऑर्गन्स, हमारे पास आइज़ है, फेस है, अर्थ का तो कोई फेस नहीं है, अर्थ की कोई आई नहीं है, बट स्टिल हम ऐसी चीज़ें जो है ह्यूमन के कुछ जो ऑर्गन्स के जो कुछ नाम है वो अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, और अर्थ की जो कुछ चीज़ें हैं वो हम ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं। वो हम इसका जो है वो एग्जाम्पल अभी देखेंगे यहाँ पे। वी ऑफन टॉक अबाउट द फेस ऑफ अर्थ, हम बोलते हैं फेस ऑफ अर्थ। तो फेस क्या है यहाँ पे, ह्यूमन का होता है ना फेस, तो फेस यहाँ पे यूज़ हुआ है।
आई ऑफ द स्टॉर्म, साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो साइक्लोन की आई की बात करते हैं हम, माउथ ऑफ द रिवर। तो ये सारे जो शब्द है ये ह्यूमन बींग से जो है वो हमने एसोसिएटेड किए हैं नेचर के कुछ फिनोमिनास के साथ। स्नाउट की बात करते हैं, नोज ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस, राइट, एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। ये ऐसी चीज़ें हम जो है यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली रीजन्स, विलेज, टाउन्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनिज्म। ये भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह जो है माने गए हैं कि अंग है जो है आपके अर्थ की। जर्मन जोग्राफर्स डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कितनी बड़ी बात कही है कि जर्मन जोग्राफर है, उन्होंने स्टेट और कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जो है वो माना है। नेटवर्क ऑफ रोड्स की जब हम बात करते हैं, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज अ आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की जो ये आर्टरीज है, आर्टरीज तो हमारी बॉडी में होती है जो ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करती है, राइट। सो ये सारी चीज़ें देखें कि ह्यूमन बॉडीज़ के अंग को हम जो है वो किसके साथ कनेक्ट करें, नेचर के साथ। इस तरह से जो नेचर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर का पार्ट है, या बोथ आर इंटर रिलेटेड। इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। हम नेचर से बने, हम कहते हैं कि इंसान जो है 5 तत्वों से मिला है। अब वो 5 तत्व कहाँ से हैं? वो नेचर से ही हमें प्राप्त हैं, राइट। सो कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम योर ओन लैंग्वेजेस? तो आप किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। आइज़ को क्या कहते हैं, फेस को क्या कहते हैं आपकी भाषा में। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है वो कहानियाँ होंगी, जो जैसे हम मुहावरे मारते वैसे होंगे। तो आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बट ये जो एक्सरसाइज होती है ना, दीज एक्सरसाइज आर वेरी गुड। ये आपके जो है थिंकिंग एबिलिटी को काफ़ी इंक्रीज करती है। द बेसिक क्वेश्चंस नाउ arises, can we separate nature and human when they are so intricately intertwined? Now the question is there, क्या हम ह्यूमन को जो है नेचर से अलग कर सकते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग दे आर सो मच कनेक्टेड विद ईच अदर? आई थिंक मेरे मानना तो ये है कि हम नहीं कर सकते। आज भी हम कितना भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी सिविलाइज्ड हो जाएं, स्टिल जो हमारी जो डिपेंडेंस है बहुत हद तक वो नेचर पे ही है, काफ़ी हद तक। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा, ये भी हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, आपको एग्जाम्स के लिए भी लर्न करनी है और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है राट्जेल के, वेरी वेरी फेमस स्कॉलर्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography is the synthetic study of a relationship between human societies and earth surface। तो राट्जेल ने क्या कहा है, मानव भूगोल वो है जिसमें हम जो है ह्यूमन जो है सोसाइटीज़ हैं और जो अर्थ सरफेस है उनके बीच के जो रिलेशंस को जो है सिंथेटिकली स्टडी करते हैं। दैट इज़ जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है। यानी कि इसमें ये बात की गई है जब हम जो है नेचर और नेचर के क्या रिलेशन है ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन के क्या रिलेशन है नेचर के साथ, हाउ दीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सिंपल कहना है राट्जेल का। सिंथेसिस हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द अबव डेफिनेशन। सिंथेसिस करते हैं ना, सिंथेसिस क्या करना होता है, बांटना, लिटिल बिट जो है वो सब डिवाइड करना, इलेबोरेट करना, उसको जो है सिंप्लीफाई करना, राइट। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एलिन सी सैम्पल ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच की बहुत बड़ी जो है सपोर्टर रही हैं और राट्जेल की ही मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट भी रही हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, किसकी स्टडी है, जो चेंज हो रही रिलेशनशिप अनरेस्टिंग मैन किस सेंस में कि डेवलपमेंट करते ही जा रहा है, ये चाहिए, ग्रीडीनेस इंक्रीज ही हो रही है, रेस्ट ही नहीं है ह्यूमन बीइंग को। तो जो
जो रिलेशंस चेंज हो रहे हैं अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ के बीच में, वो स्टडी करती है ह्यूमन जोग्राफी। अनस्टेबल अर्थ क्यों है? अब अनस्टेबल कैसे हो गई अर्थ? एक तो रोटेट कर रही है, ये इस तरह से देख सकते हो। दूसरा ये है कि ह्यूमन के बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है आज क्लाइमेट पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, तो इस तरह से अर्थ भी अनस्टेबल हो रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम ऐसे बात कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। डायनामिज्म इन द रिलेशनशिप इज द कीवर्ड इन द सैम्पल डेफिनेशन। डायनामिज्म गतिशील है, राइट, चेंज होती जा रही है। दैट सेल में सिंथेसिस की बात की थी और जो सैम्पल ने डायनामिज्म की बात की है। नाउ पॉल विडाल ली लाप्लाशे, इन्होंने क्या कहा है? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ थ्री फिजिकल लॉज governing our earth of the relations between living being which inhabited it. अब विडाल डे लाप्लाशे ने क्या कहा है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, राइट? ह्यूमन बीइंग जो कि अर्थ में रहते हैं, राइट, और ह्यूमन बीइंग के किस तरह की रिलेशंस है, राइट, अर्थ के साथ। कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज से लेकर आपके थ्री फिजिकल लॉज के साथ जो कि अर्थ को गवर्न करते हैं। तो किस तरह के रिलेशन है ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग के बीच में जो कि अर्थ के पे रहते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जो है अर्थ को। और तो कोई ऐसा एनिमल नहीं है, कोई ऐसी स्पीशीज़ नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा क्रिएचर है जो कि अर्थ को मॉडिफाई कर सकता है। अब इन दोनों के रिलेशंस किस तरह से हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। अब इसमें की कॉन्सेप्शन क्या है, क्या मतलब है? ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें कहा गया है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, जो मानव भूगोल है, एक की न्यू कंसेप्शन बताता है कि क्या किस तरह के इंटररिलेशंस हैं अर्थ एंड ह्यूमन बींग के बीच में। टोटली अगर हम एक कंक्लूजन निकालें कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, टोटली जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो स्टडी है मैन एंड एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की, राइट, किस तरह से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम डिस्कस करेंगे। सो ये आई थिंक काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम नेचर ऑफ जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। So everyone, this is all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please never forget to hit the bell icon. So that's all for today. Bye and take care.